नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। दिनांक 8 और 9 जून 2021 के सभी करंट अफेयर्स लेकर के हाजिर हूं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए भी आपका नोटिफिकेशन दोबारा निकल चुका है। आप उसके लिए अप्लाई करें। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनको पहले एज की वजह से मौका नहीं मिल पाया, तो वे अब जो है उस एज के वजह, अगर आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आप दें। इसके अलावा आरएस के इंटरव्यूज़ भी जो हैं उनकी भी शुरुआत होने वाली है 21 जून से। तो वे भी अपनी तैयारी में जुट जाएं वापस से, ताकि जो 1-2 महीने का करंट है उसको आप कवर कर सकें। चलिए तो आगे बढ़ता हूँ। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत बढ़िया कोट जो आप सभी को समझना चाहिए, मनन करना चाहिए, कि जो कुछ भी हमको कमज़ोर बनाता है, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप या तो किसी चीज़ का सामना करने में खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं या फिर अपने कदमों को पीछे हटा रहे हैं, तो ऐसी उस चीज़ को जहर मानो। मतलब जैसे हम जहर का सेवन नहीं करते हैं ना, कि अगर कोई चीज़ जहर के रूप में हो तो हम उसे थोड़े खाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। उसी तरह से ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें कमज़ोर बनाए, उसे शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक रूप से जहर मानते हुए हमें छोड़ देना चाहिए, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर साहसी होकर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, यही आवश्यक है। गुलदस्ता करंट अफेयर्स का बुक आपके लिए अवेलेबल है। अप्रैल माह का जो मई का है वो मैं तैयार कर रहा हूँ अभी, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। 2-3 महीने के करंट आपके आराम से इंटरव्यूज में भी पूछ लिए जाएंगे, तो वो भी आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आज का, विश्व पर्यावरण दिवस हाल ही में मनाया गया था 5 जून को, और उसी दिन राजस्थान में जो है हमारे राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसने एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसका नाम था 7R सम्मेलन। 7R सम्मेलन का 4th एडिशन जो है ये अभी आयोजित किया गया है, और इसके अंतर्गत आर वर्ड से शुरू होने वाले कुछ इनिशिएटिव्स को पूरे राज्य में जो है अपनाने की बात कही गई है। तो जो राजस्थान राज्य प्रदूषण बोर्ड और भारतीय उद्योग परिसंघ, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलाने में हमारे जो उद्योग हैं उनका और इसके साथ साथ जो परिवहन के संसाधन है उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उद्योग अगर चाहें तो वे इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जिनसे कि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। उसमें सबसे पहले रीथिंक अर्थात पुनर्विचार करें। हम कोई भी प्रक्रिया उपयोग करने से पहले या किसी भी प्रोसेस को अप्लाई करने से पहले ये देखें कि क्या वो पर्यावरण के अनुकूल है। रिफ्यूज मतलब मना करें, अर्थात ऐसी सभी प्रक्रियाओं को, ऐसे सभी प्रोडक्ट्स को मना कर दें जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। रिड्यूस, अगर फिर भी मजबूरी में हमको इनका प्रयोग करना पड़े तो बहुत ही कम मात्रा में उनका प्रयोग करें। उसके बाद रीयूज, अर्थात चलो एक बार हमने प्रयोग कर भी लिया प्लास्टिक का, तो तब तक उन चीज़ों का दोबारा से प्रयोग करते रहें जब तक कि वे प्रयोग करने योग्य हों। इसके बाद है रिफर्बिश, अर्थात उनका नवीनीकरण करें। अगर हो सकता है उनसे कुछ और नए प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें नष्ट तो नहीं कर सकते, तो कोशिश ये करें कि हम उनका नवीनीकरण करें। रिकवर अर्थात पुनः प्राप्त करें। हमारे इस तरह के प्रयोग से जो कुछ नुकसान प्रकृति को हुआ है उसको वापस रिकवर करने की कोशिश करें। और अंत में जो कुछ हमारे पास बच जाए उसको भी हम रिसाइकल करें, अर्थात सुनियोजित तरीके से उनका डिस्पोजल किया जाए। अगर वो रिसाइकलेबल है तो उनका रिसाइकल जरूर करें। तो ये सारा सब कुछ जो है इस पूरे के पूरे सम्मेलन के दौरान बात की गई। जो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसके बारे में हम जान लेते हैं। जल अधिनियम जो हमारा आया था 1974 में, उसकी धारा 4 के तहत 7 फरवरी 1975 का इसका गठन किया गया। इसके बाद में जो वायु अधिनियम है, ठीक है, वो आया, वो भी इसी के अंतर्गत अप्लाई होता है। बाद में राज्य में एक जल उपकर अधिनियम जो है वो लगाया गया था, तो इस अधिनियम को 1977 में अप्लाई किया, और इसके माध्यम से जो हमारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसको कुछ मॉनेटरी पावर्स दी गई। वो विभिन्न प्रकार के उद्योगों पर जो पानी का खपत वो करते हैं उसके आधार पर उनसे उपकर ले सकता है, ठीक है, तो शेष लेने का अधिकार इसको यहाँ पर दिया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को फिर बाद में लागू किया गया। आप सभी जानते हैं आज की तारीख में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसके अधीन सभी प्रकार की हमारी पर्यावरण से संबंधित गतिविधियां संचालित होती है। तो इसके अधीन इसको बना दिया गया, और अब ये जल अधिनियम, वायु अधिनियम और पर्यावरण अधिनियम तीनों के अधीन काम करता है, ठीक है। बहुत से नियम इन्होंने बनाए हैं और बहुत से जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के जो प्रावधान है उनको लागू करने का भी काम ये कर रहा है। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सबसे मुख्य काम क्या है?
इन तीनों अधिनियमों के अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण का काम करना। प्रधानमंत्री आवास योजना दो घटक थे, एक शहरी और एक ग्रामीण। शहर में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के माध्यम से जो लोन मिलते हैं उनमें मदद की जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी सामाजिक आर्थिक जनगणना के अंतर्गत पिछड़े हुए लोग माने गए हैं, जिनका कुछ क्राइटेरिया है, उन सभी को आवास के निर्माण में 1,20,000 रुपए की मैदानी क्षेत्रों में एक मुश्त सहायता दी गई है। और इसी में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें राजस्थान ने इस बार देश भर में प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया है इसके क्रियान्वयन में। अर्थात हमने बेहतर तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले राजस्थान के सभी परिवारों को देने का प्रयास किया है जो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो 2016-17 से लेकर 2017-18 में हम द्वितीय स्थान पर रहे। केंद्र और राज्य की भागीदारी वाली योजना है, 60:40 में दोनों अपना अपना पैसा देते हैं और इसके अंतर्गत शौचालय निर्माण और इसके अलावा मकान के निर्माण के लिए 1,20,000 प्लस 12,000 मतलब 1,32,000 की सहायता राशि यहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा नरेगा का 90 दिवस का कार्य भी जो है ऐसे लोगों को दिया जा सकता है, तो उसकी मदद से वे अपने घर का निर्माण कर सके। तो पहले स्थान पर यहाँ पर जो है आ गया है कौन? राजस्थान। वर्ष 2022 तक सभी को आवास प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही पहले चल रही इंदिरा आवास योजना जो है उसको 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बना दिया गया है। इसमें आपके SC ST, मुक्त बंधुआ मजदूर, गैर SC ST श्रेणियां, ठीक है, विधवा, कार्रवाई में मारे गए रक्षाकर्मी और बहुत से अर्धसैनिक बल और पूर्व सैनिक बलों के सदस्य, विकलांग और अल्पसंख्यक लोगों को सम्मिलित किया गया है। 3 लेवल पर इसकी जांच होती है। 3 चरणों के माध्यम से लाभार्थी का सत्यापन किया जाता है, जिसमें सामाजिक आर्थिक जनगणना जो कि 2011 में हुई थी, ग्राम सभा मंजूरी देती है और जियो टैगिंग, ये तीनों चीजें इसमें की जाती है। लाभ 6:40 में बांटा जाता है, तो अलग अलग 60% पैसा कौन देता है? केंद्र, और 40% राज्य सरकार। मैदानी क्षेत्रों में 70,000 से बढ़ाकर 1,20,000, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में 75,000 से बढ़ाकर के 1,30,000 मिलते हैं। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए जो 12,000 की राशि है वो भी इसमें एक्स्ट्रा दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, स्कूली शिक्षा का स्तर हमारे क्षेत्र जो विभिन्न राज्य हैं उनमें काफी कम है और इसको सुधार करने के लिए हाल ही में ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया गया है। तो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 लॉन्च किया गया और इसमें राजस्थान को जो है ग्रेड 1+ जो है दिया गया है। तो अलग अलग इसमें ग्रेड्स हैं, उनमें से ग्रेड 1+ दूसरी सबसे बेहतर ग्रेडिंग मानी गई है, जिसमें राजस्थान को रखा गया है। चलिए इस पर थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। तो केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग 2019-20 जारी की। केंद्र ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए 70 से भी ज्यादा जो हमारे मापदंड है उन पर आधारित इस ग्रेडिंग इंडेक्स को दिया है। इसमें ज्यादातर राज्यों में जो है पिछली बार का जो पीजीआई था उसकी तुलना में इस बार के पीजीआई में ग्रेड में सुधार हुआ है। एक नजर हम इन पर डाल लेते हैं कि कैसे कैसे सुधार हुआ है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की कुल मिलाकर के 9 ग्रेड्स है, ठीक है। इन 9 ग्रेड्स में आप देख सकते हैं ग्रेड 1++ सबसे बेहतर मानी गई है और सबसे बेकार है ग्रेड 7। ग्रेड 7 में केवल लद्दाख को रखा गया है। ग्रेड 6 में कोई भी नहीं है। ग्रेड 5 में मेघालय है। ग्रेड 4 में हमारे ज्यादातर जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनको रखा गया है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ग्रेड 1+ में गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी आदि के साथ में है, जबकि ग्रेड 1++ में पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और केरल जैसे राज्य सम्मिलित हैं। अगर सुधार की बात करें तो 20% के करीब सुधार अंडमान निकोबार और पंजाब, अरुणाचल में हुआ है, जबकि राजस्थान को 10 से 20% सुधार की कैटेगरी में रखा गया है। सबसे कम सुधार मिजोरम, असम, सिक्किम, तेलंगाना जैसे राज्यों में देखा गया है। तो ये है आपका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जो कि स्कूली शिक्षा में सुधार करने और बच्चों को बेहतर स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक अंग के सदस्य के रूप में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 अंग है, जिनमें से एक अंग का सदस्य हाल ही में भारत को चुना गया और उसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल अर्थात सामाजिक और आर्थिक परिषद जो है उसके सदस्य के रूप में भारत को चुना गया है। भारत संयुक्त राष्ट्र के इस ऑर्गन का अब सदस्य बन गया है और ये 2022 से लेकर के 2024 तक इसका सदस्य रहेगा। कुल मिलाकर के 54 सदस्य हैं, जिनमें से एक भारत को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है।
वर्तमान में भारत 2021-22 के लिए यूएन सुरक्षा परिषद अर्थात जो सुरक्षा काउंसिल, जो कि एक ऐसा ही अंग है, उसका एक सदस्य है। सुरक्षा काउंसिल में चूंकि 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्य के रूप में भारत सुरक्षा परिषद में भी काम कर रहा है, और अब भारत जो है इकोनॉमिक एंड सोशल जो काउंसिल है उसमें भी आ गया है। इकोसॉक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने और सदस्य राज्य और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को संबोधित करने के लिए केंद्रीय मंच के रूप में काम करता है। 1945 में इसकी स्थापना हुई और मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। चलिए एक बार संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों पर भी नजर हम डाल लेते हैं। तो कुल मिलाकर के 3 बड़े अंग हैं। महासभा, जो कि पूरा विचार विमर्श करने वाला सबसे मेन अंग है, सारे के सारे सदस्य हैं 193 पूरे, सबके पास एक एक वोट है। सुरक्षा परिषद तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए होती है। 15 सदस्यों में से 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद 1946 में स्थापित की थी, और इसका काम होता है विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उन पर चर्चा करना और उनको सॉल्यूशन प्रदान करना। न्यास परिषद, जिसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसके पास में लगभग 11 के करीब ट्रस्ट क्षेत्र है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के अधीन काम कर रहे हैं। उनका पर्यवेक्षण करने का ये काम करते हैं, और उनको एक तरह से ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट की तरह चलाने का काम भी इनका होता है। फिर आता है 5 नंबर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, जो विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न देशों के जो मुद्दे हैं उनमें न्यायालय के रूप में मध्यस्थ का काम करता है, और ये लगातार ये प्रयास करता है कि देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के प्रति सौहार्द की भावना बनी रहे। और अंत में आता है सचिवालय, जो कि इनके रोजमर्रा के कामों को देखता है। विभिन्न प्रकार के देशों के प्रतिनिधि इसमें कर्मचारी के रूप में सम्मिलित है, और ये रोज का काम जो है इसका देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 ये जारी हो गई, और इस रैंकिंग में भारत के 3 इंस्टीट्यूट को टॉप 200 में जगह मिली है। 1300 से भी ज्यादा जो है इंस्टीट्यूट इसमें हैं। हालांकि टॉप 100 में भारत का एक भी इंस्टीट्यूट नहीं रहा, जो कि बुरी बात है। तो यहाँ पर IIT बॉम्बे, मैंने बेंगलुरु लिख दिया, IIT बॉम्बे जो है इसको यहाँ पर स्थान मिला है। IIT बॉम्बे सर्वोच्च स्थान के जो है प्राप्त करके टॉप पर रहा है। तो IIT बॉम्बे को 177वीं, IIT दिल्ली को 185वीं और IISc बेंगलुरु को 186वीं रैंकिंग यहाँ पर मिली है। तीनों ने जो है टॉप 200 में जगह बनाई है। 2022 की रैंकिंग में MIT पहले स्थान पर था, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और 2006 के बाद ऑक्सफोर्ड अब की बार दूसरे पर, जबकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर यहाँ पर रहा है। इस साल रैंकिंग में 35 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है कुल 1300 इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, तो 1300 विश्वविद्यालय और संस्थानों ने रैंकिंग में हिस्सा लिया, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक और छात्रों का रेशो कितना है, शोध कितने होते हैं, कितने पेपर प्रकाशित किए गए, रिसर्च पेपर्स, कितने थीसिस लिखे गए, इन सभी के आधार पर जो है देखा जाता है कि कैसा माहौल इस यूनिवर्सिटी में है, उसके हिसाब से रैंकिंग मिलती है। तो यह दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिनमें मैंने चर्चा की। उम्मीद करता हूं मैंने आपको सेटिस्फाई किया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बने रहे इसी तरह। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।